आदाब, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में आज हमारे सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें हम सिनेमा से जुड़ी हालिया चर्चित घटनाओं पर बात करते हैं। तो आइए आज का एपिसोड शुरू किया जाए। पिछले दिनों खबर आई कि मशहूर इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बैंड डाफ्ट पंक टूट गया। ये बैंड थॉमस बेंगोल्टर और गाई मैनुअल डे होमेम क्रिस्टो, जी हाँ ये नाम है उनका, गाई मैनुअल डे होमेम क्रिस्टो, इनका और थॉमस बेंगोल्टर का, इन दो फ्रेंच लड़कों ने मिलाकर एक बैंड बनाया था। 28 साल तक साथ म्यूजिक बनाने के बाद थॉमस और क्रिस्टो ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने अलग होने की घोषणा की। डैफ्ट पंक का पहला गाना द न्यू वेव 1994 में रिलीज हुआ था, मगर उन्हें दुनिया ने जाना 1995 में उनके आए गाने द फंक से। 1997 में इनका पहला एल्बम होमवर्क रिलीज हुआ था। तब से लेकर आज तक ये जोड़ी 4 एल्बम्स बना चुकी है। 2013 में आया रैंडम एक्सेस मेमोरीज डैफ्ट पंक का सबसे चर्चित एल्बम रहा, क्योंकि इसने 2014 ग्रैमी अवार्ड्स में 5 अवार्ड अपने नाम किए। गेट लकी इसी एल्बम का गाना था। अगर आप अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि 2016 में आया स्टार बॉय गाना डैफ्ट पंक और द वीकेंड ने मिलकर तैयार किया था। खैर, अगर आप इन लड़कों और डैफ्ट पंक बैंड के नाम से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं तो हम आपको आज इनके बारे में क्रैश कोर्स करवा देते हैं। थॉमस बेंगोल्टर और गाई मैनुअल की पहली मुलाकात 1987 में पेरिस के प्रतिष्ठित लाइसी कॉनॉट हाई स्कूल में हुई थी। थॉमस के पिता डैनियल बेंगोल्टर 70 के दशक के मशहूर सॉन्ग राइटर थे और मां बैले डांसर। वही मैनुअल की फैमिली एड एजेंसी चलाती थी। दोनों परिवारों ने अलग अलग मजबूरियों की वजह से अपने बच्चों का दाखिला लाइसी कॉनॉट में करवाया था। थॉमस और मैनुअल की दोस्ती हो गई। दोस्ती के चक्कर में ये लोग स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर म्यूजिक बनाने लगे। इनके म्यूजिक ग्रुप में शामिल तीसरे बच्चे का नाम था लॉरेंट ब्रेंकोविच। स्कूल से निकलने के बाद भी ये तीनों साथ म्यूजिक बनाते रहे। 1992 में इन्होंने ऑफिशियल तौर पर एक म्यूजिक बैंड बनाया। मशहूर अमेरिकन बैंड द बीच हाउस के गाने से प्रेरित होकर इस बैंड का नाम आया डार्लिन। इस दौरान इन लड़कों ने 4 गाने बनाए। बेहद औसत माने गए इन गानों को शमीज इन सुपर 8 नाम के एक कंपाइलेशन एल्बम में डालकर रिलीज किया गया। ब्रिटेन की म्यूजिक मैगजीन मेलोडी मेकर के राइटर डेव जेनिंग्स ने उस एल्बम को रिव्यू करते हुए लिखा, अ डैफ्ट पंक थ्रैश। डैफ्ट का मतलब होता है बेवकूफ़ और पंक का मतलब एक म्यूजिक स्टाइल से है, लेकिन इसका एक अर्थ एक ऐसे शख्स के रूप में भी लिया जाता है जो जानबूझकर पारंपरिक ख्याल वालों को ऑफेंड करना चाहता है अपनी वेशभूषा से, काम करने के तरीके से, बाल वगैरह इत्यादि इत्यादि। तारीफ नहीं है। तो ये जो जुमला था वो अपरिपक्वता और समझ की कमी को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर तौर पर ये उस एल्बम का नेगेटिव रिव्यू था। नए बच्चों के लिए हतोत्साहित करने वाली बात थी। तमाम कोशिशों के बावजूद डार्लिन फल फूल नहीं पा रहा था। इस वजह से बनने के 6 महीने के भीतर डार्लिन डिसबैंड हो गया। यहाँ से अलग होने के बाद ब्रेंकोविच दूसरे पॉप बैंड फीनिक्स से जुड़े, मगर थॉमस बेंगोल्टर और गाई मैनुअल तब भी साथ रहे। उन्होंने तय किया कि वो अपना नया बैंड शुरू करेंगे, मगर उस बैंड के लिए उनको कोई नाम नहीं सूझ रहा था। जैसे ही मेलोडी मेकर मैगजीन में उनके गानों का रिव्यू छपा, उन्हें करारा आइडिया आया। रिव्यू को पढ़कर दुखी होने के बजाय उन्होंने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया और डेव जेनिंग्स के शब्दों से प्रेरित होकर अपने बैंड का नाम ही रख लिया डैफ्ट पंक। डैफ्ट पंक को शुरू करने के बावजूद कुछ बड़ा या इवेंटफुल नहीं हो पा रहा था। 1993 में थॉमस और मैनुअल डिज्नीलैंड पेरिस में एक डांस पार्टी का हिस्सा थे। यहाँ उनकी मुलाकात स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल शोमा क्वालिटी के जो मालिक होते थे उन दिनों, स्टुअर्ट मैकमिलन से हुई। स्टुअर्ट खुद एक डीजे थे। पार्टनर मिकेल के साथ म्यूजिक वर्ल्ड में उन्होंने स्लैम नाम से पहचान बना ली थी। यहाँ बेंगोल्टर ने उन्हें एक टेप दिया जिसमें डैफ्ट पंक का पहला ऑफिशियल गाना द न्यू वेव था। 1994 में इस गाने को शोमा क्वालिटी ने रिलीज किया, मगर बात आई गई हो गई। डैफ्ट पंक ने अगले कुछ ही समय में अपना नया सिंगल द फंक निकाला। इस गाने में पोटेंशियल तो था, मगर यह गाना पब्लिक के बीच उस तरह से पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक इसी समय द केमिकल ब्रदर्स नाम के एक डीजे ने इसे अपने सेट में बजाना शुरू किया। रिलीज के बाद जिस गाने की 2000 कॉपियां नहीं बिक पा रही थी, केमिकल ब्रदर्स के जरिए उसने मार्केट में जगह बनानी शुरू कर दी। 1995 के आखिर तक इस गाने की 30,000 कॉपीज बिक चुकी थी। इस गाने को फ्रांस में बड़ा हिट माना गया और धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। द फंक के बाद डैफ्ट पंक अपने पहले एल्बम पर काम करने लगा। 1997 में बनकर रिलीज हुए इस एल्बम का नाम था होमवर्क। इस नाम के पीछे की कहानी यह है कि इस एल्बम को थॉमस बेंगोल्टर के बेडरूम में रिकॉर्ड किया गया था। जब यह एल्बम रिलीज हुआ तो पब्लिक पगला गई। लोगों को लगा कि ये काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग म्यूजिक है, कुछ नया, कुछ अलग तरह की चीज़ है।
अपनी क्वालिटी और वर्ड ऑफ माउथ के चलते होमवर्क दुनिया भर में खूब बिका। अब लोग जानने लगे थे कि डैफ्ट पंक भी एक बैंड है। यहाँ से इस म्यूजिकल जोड़ी के फेम की शुरुआत हुई। तमाम म्यूजिक मैगजीन्स ने इन्हें अपने यहाँ इंटरव्यू और फोटोशूट के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मगर बेंगोल्टर और मैनुअल जहाँ भी जाते अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के जाते। वो तस्वीरें भी मास्क पहनकर ही खिंचवाते थे। लोगों को ये चीज़ बड़ी अजीब और बड़ी इंट्रीगिंग लगी। मगर ये लड़के अपने चेहरे से ज़्यादा अपना टैलेंट दिखाना चाहते थे, ऐसा उन्होंने दावा किया। पहले एल्बम की रिलीज के बाद और दूसरे एल्बम की रिलीज से पहले डैफ्ट पंक के साथ एक हादसा हुआ। वो दोनों रोबोट बन गए। बेंगोल्टर ने डैफ्ट पंक के दूसरे एल्बम डिस्कवरी की रिलीज से पहले द फेस मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रोबोट बनने के प्रोसेस के बारे में बताया। वो कहते हैं, हमने रोबोट बनना चुना नहीं, बस हम बन गए। पिछले दिनों हमारे स्टूडियो में एक एक्सीडेंट हुआ था। हम एक गाने पर काम कर रहे थे कि ठीक 9 सितंबर 1999 की सुबह 9:09 पर हमारा सैम्पलर ब्लास्ट हो गया। हम जो गाना बना रहे थे वो उड़ गया। हम लोग भी थोड़े घायल हुए। छोटी सी सर्जरी के बाद जब हमें होश आया तब तक हम रोबोट बन चुके थे। इस घटना के बाद से डैफ्ट पंक की जोड़ी ने रोबोट वाले कपड़े, ग्लव्स और हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि ये उनके एल्बम डिस्कवरी की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है, मगर ऐसा था नहीं। डिस्कवरी 2001 में रिलीज हुआ, उसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, कहानी खत्म हो गई, मगर डैफ्ट पंक का रोबोट वाला भूत अब तक नहीं उतरा था। 2007-08 में डैफ्ट पंक ने अलाइव नाम का वर्ल्ड टूर शुरू किया। वो यहाँ ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के दौरान भी हेलमेट के साथ रोबोट वाले कॉस्ट्यूम में ही रहे। 2014 में उनके एल्बम रैंडम एक्सेस मेमोरीज ने 5 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। उन्होंने अवार्ड भी उसी वेशभूषा में लिया। अवार्ड लेने के बाद जब वहाँ बैठी जनता को संबोधित करने का मौका आया तो स्टेज से डैफ्ट पंक की जगह फेरल और पॉल विलियम्स ने ही बात की। म्यूजिक वीडियोस में भी बेंगोल्टर और मैनुअल अपना चेहरा नहीं दिखाते और हेलमेट के साथ ही गानों की शूटिंग करते हैं। डैफ्ट पंक मानते थे कि वो रोबोट है, हालांकि इसके पीछे उनकी जो फिलॉसफी है वो इतनी क्लियर है कि आप कंफ्यूज होने लगते हैं। जब आप पिचफॉर्क और रोलिंग स्टोन्स में छपे उनके पुराने इंटरव्यूज पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी नई दुनिया की बात हो रही है जो हमसे अलग है। जब आप उनके बूम बूम वाले गाने सुनते हैं तो आपको लगता है कि 2 लड़के हैं जो कंप्यूटर पर बैठ के कुछ भी बना रहे हैं और पब्लिक सुन रही है, मगर असल में ऐसा नहीं है। खैर, हम ज़्यादा फलसफे में नहीं घुसेंगे, हम उनके रोबोट वाले कॉस्ट्यूम पहनने के पीछे की वजह की बात कर रहे थे। डैफ्ट पंक का रोबोट वाला कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को रोबोट कहना उनके आसपास एक तिलिस्म बुनता है, एक इंट्रीग पैदा करता है। जो लोग उनके बारे में सुनते हैं उनमें उत्सुकता जागती है। डैफ्ट पंक के बारे में जानने की उत्सुकता, उनके काम के बारे में जानने की उत्सुकता, उनके गाने सुनने की उत्सुकता, और ये सारी उत्सुकता मिला के एक तरह की प्रसिद्धि में तब्दील होते हैं। इस तरह की उम्मीद होती है। इसे एक किस्म की स्ट्रैटेजी माना जा सकता है जो कहीं ना कहीं उनकी सफलता में एक बड़ा रोल प्ले करती है। डैफ्ट पंक के मुताबिक वो ये कॉस्ट्यूम इसीलिए पहनते हैं ताकि इंसानी और मशीनी दोनों तरीकों से चीज़ों को देख सकें। हालांकि ये संभव नहीं लगता कि आप एक कॉस्ट्यूम पहनकर रोबोट बन जाएं और उसके नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। बकौल बेंगोल्टर शुरुआत में मास्क के रोबोट कॉस्ट्यूम को इस्तेमाल करने की मुख्य वजह दोनों का शर्मीला होना था। समय के साथ शर्म चली गई और उस कॉस्ट्यूम को पहनने के नए मायने समझ में आने लगे। रोबोट का कॉस्ट्यूम पहनकर उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो एक नॉर्मल आदमी है जिसके पास कुछ सुपर पावर है, अपनी तरह का म्यूजिक बनाने का सुपर पावर। डैफ्ट पंक के मुताबिक आपको अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए किसी मैगजीन के कवर पर अपना चेहरा दिखाने या टीवी या म्यूजिक वीडियो में नजर आने की ज़रूरत नहीं है। बेंगोल्टर बताते हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पब्लिक उनका पर्सपेक्टिव समझती है और अब उनका इजाद किया हुआ कॉन्सेप्ट फेमस हो रहा है। हम यहाँ आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि डैफ्ट पंक से जुड़ी 90% बातचीत थॉमस बेंगोल्टर ही करते हैं। गाय मैनुअल बेहद कम बात करते हुए सुने जाते हैं। डैफ्ट पंक रोबोट वाले कॉस्ट्यूम पहनने की एक वजह ये भी बताते हैं कि वो स्टार सिस्टम में विश्वास नहीं करते। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें सड़क पर पहचाने और उनके पास ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ लेने आए, क्योंकि वो लोग सड़क से गुजर रहे लोगों से किन्हीं मायनों में अलग नहीं हैं। साथ ही वो अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को भी अलग रखना चाहते हैं। डैफ्ट पंक ने 28 फरवरी 2021 को अपने YouTube चैनल पर एपिलॉग नाम से एक वीडियो पोस्ट किया। यह 8 मिनट का वीडियो 2006 में आई फिल्म इलेक्ट्रोमा का एक हिस्सा है। इस साइंस फिक्शन फिल्म को डैफ्ट पंक यानी बेंगोल्टर और मैनुअल ने मिलकर डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी 2 रोबोट्स की थी जो इंसान बनने की जद्दोजहद में लगे थे। खैर, YouTube पर पोस्ट किए उस वीडियो में 2 रोबोट्स एक रेगिस्तान में नजर आते हैं। दोनों में से एक रोबोट कुछ दूर जा कर के ब्लास्ट हो जाता है। फिर स्क्रीन पर लिख कर आता है 1993 से 2021।
थॉमस बेंगोल्टर और गाय मैनुअल डे होमेम क्रिस्टो, इन दोनों के अलग होने की खबर उनकी पब्लिसिस्ट कैथरीन फ्रेजियर ने कंफर्म की है। हालांकि 28 साल बाद उनके इस अलगाव के पीछे की कोई वजह सार्वजनिक नहीं है। मैटिनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपने नहीं सुना तो डैफ्ट पंक के गाने YouTube पर सुनिए, और प्लीज़ वहाँ कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि आप उनके अलगाव के बाद उनके गाने सुनने आए हैं, क्योंकि आपसे पहले ये चीज़ कई लोग वहाँ लिख चुके होंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। ये एपिसोड लिखा था श्वेतांग ने और इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त हमारी मदद कर रहे थे अमितेश। एडिटर का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। अब रोज दोपहर 12 बजे ललन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहाँ गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए ललन टॉप का मैटनी शो।